वाईसी गुजर ही कहते हैं भाई अभी। आजकल सब नकली बोल को नस्ली सब दिखावा करते ढोल ढपली कंट्रोवर्सी चाहिए चाहिए बेकदरी सब। तो आपके अकॉर्डिंग अभी क्या चल रहा है डीएचएच में करंटली? तो अभी बादशाह और हनी सिंह भाई पाजी की बीफ चल रही है। आपकी कौन इंस्पिरेशन रहा है डीएचएच में? बोहेमिया पाजी से ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। तो आप अपने कंपटीशन के बारे में क्या सोचते हो? मैं भाई किसी को नहीं मानता अपना कंपटीशन। मैंने ऐसे भी देखा है कि बीट बन गई आईफोन पे ही जी। और हमारा लिरिक्स आ गई चैट जीपीटी से, गाना बन गया, रिकॉर्ड किया। अब इजी हो गया सीन का। नहीं, हाँ इजी हो गया है भाई। उनकी अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी आदिनागर जी। पीठ पीछे वार करने की कोशिश करिए ना, जहां भी मिलेगा ना हाथ पैर दूंगा, हाथ पैर। तुम में थोड़ी बहुत भी ठीक है इंसानियत है ना, जो तुम्हारे साथ खा रहा हो ना बैठ के, उसका टच ना करना चाहिए कभी जिंदगी में। तू भी ना करनी चाहिए। हाथ मिला रहे हो, राम राम कर रहे हो और सारे के सारे 10-12 होकर ये सोच रहे हो कि यार तुम पीट लोगे। अभी आपका इमोशनल लाइफ कैसी चल रही है आप? मेरी इमोशनली लाइफ ऐसी चल रही है भाई, मैं ना तो आप करते हो कर्मा पे यकीन? बिल्कुल करता हूँ भाई। आपने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलती की है जो आप अब रिग्रेट करते हो, यार वो मैंने गलत किया था? वही कि किसी एक इंसान के पीछे अपना जो इतना समय बर्बाद कर दिया। तो आपको कैसा लगा जब आपने अपनी ऐसी एक पहली बड़ी म्यूजिक वीडियो शूट की? अच्छा लगता है। तो अब आपका 2025 को लेके क्या माइंडसेट है, क्या गोल है? 2025 को लेके ये गोल है कि भाई। राम राम जी, मैं आपका होस्ट अर्जुन अवाना स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने टॉक शो फ्री टॉक पे। और आज हमारे बीच में ऐसे गेस्ट आए जिन्होंने अपने टैलेंट, अपने म्यूजिक के बलबूते पे अपना एक खुद का एक बहुत बड़ा प्यारा सा फैन बेस बनाया है, जिनका नाम है वाईसी गुजर। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्वागत है भाई आपका हमारे टॉक शो पे। बहुत बहुत भाई थैंक यू, आपको भी आपने बुलाया और अच्छा है कि आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो भाई अभी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, जैसा आपके सामने बैठा हूँ। तो अभी कैसी चल रही है लाइफ, मतलब? ठीक चल रही है भाई, बढ़िया चल रही है। तो आप अपने बारे में बताओ भाई कि मतलब आप कैसे इस म्यूजिक में आए, आपका क्या गोल था? भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लिखी होती हैं और गोल तो ऐसा था कि बचपन से मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था। म्यूज़िक हो गया है ना, मतलब एक वीडियो वगैरह बनाना या फिर रैप करना, डांस करना, बहुत ज़्यादा एंटरटेनर था मैं बचपन से ही। अपने स्कूल में भी मैंने काफ़ी डांस कॉम्पिटिशन्स, मतलब माइकल जैक्सन का डांस फॉर्म यूज़ करके जीते हैं। जी। तो बचपन थोड़ा ऐसे ही रहा। फिर धीरे धीरे पता चला रैप से इंट्रोड्यूस हुए हम लोग, जब इंडिया में सीन बड़ा, जब बोहेमिया पाजी का सीन था तब से ही मैं हिप हॉप सुनता आ रहा हूँ। और बोहेमिया पाजी को बहुत ज़्यादा मतलब एज ए इंस्पिरेशन हम लोग उस टाइम पे सुनते थे। तो करते करते फिर वही हमारे को भी शौक़ चढ़ा और आज यहाँ जर्नी है कि 8-10 सालों से अपने खुद के गाने बना रहे हैं। कुछ गाने बहुत अच्छे चले हैं, कुछ गाने पिट गए हैं, लेकिन ये देखो ये लाइफ है, चीज़ें चलती रहती हैं। कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, यही लाइफ है। तो अब कैसा लगता है कि 2014 से मतलब अब 2024 में बैठ के जब आप अपने आप को बैक इन 2014 देखते हो कि जी जब भाई। स्टार्ट किया था, तो अब क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस ये लगता है कि भाई मतलब कि हाँ, अब लगता है कि हाँ कुछ तो करा है इन 10 सालों में, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने देखा है मेरा काम। जी। और बस अच्छा लगता है भाई कि जो मैं करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ। मेरे को लगता है यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओके। जी। और आपने जब अपना पहला गाना बनाया तो वो कैसे बनाया था, ये बताओ, कैसे मिला या कैसे? भाई मैंने अपना पहला गाना तो अपनी कम्युनिटी को ट्रिब्यूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और कोई कर नहीं रहा था ये। तो हमें लगा कि शुरुआत जय श्री गणेश करना है, तो थोड़ा सा पहले कम्युनिटी को एक फ़ैन बेस बन जाएगा, या एक अपना प्यार कह लो कि अपनी कम्युनिटी का साथ हो जाएगा। जी। तो एक गाना बनाया एज अ टीनेज, मतलब उस समय 14-15 साल के थे, इतनी अकल थी नहीं। एक फ्रेंड था मेरा, उसके साथ हमने स्टूडियो ढूंढा, ये मैंने काफ़ी जगह बता भी रखा है। और फिर फ्री स्टाइल इंस्ट्रूमेंटल बीट पे हम ट्राई करते थे, तो एक गाना ऐसे इन्वेंट कर दिया हमने अपनी कम्युनिटी के लिए, गुजर बिरादरी। वो काफ़ी चला, उसके बाद स्टिल मेहनत करता रहा मैं और चलती रही चीज़ें। बहुत गाने दिए मैंने, हिप हॉप जोन के भी करे हैं मैंने, पार्टी सॉन्ग्स भी करे हैं। एक ऐसे अगर एक गाना पर्टिकुलर बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट ये है कि हाँ जो लोग इंटरेस्टेड है वो जाके देखेंगे तो मिलेगा। बहुत कुछ है मेरी बकेट में। मतलब आप 14 साल की एज से काम? हाँ, 14-15 साल की उम्र में मैं रैप शुरू करती थी मैंने। तो जो हिट सॉन्ग आपने दिया था वो इसी एज ग्रुप में दिया था? एज कौन सा सॉन्ग? जो आपने पहला हाँ हाँ हाँ, वो ये इतना ही 14-15 का ही, एग्जैक्टली याद नहीं है बट इतना ही था। मैक्सिमम मतलब ये टीनेज में ही? हाँ टीनेज में तो 100%। वो
क्या रिएक्शन था आपका कि जब आपने देखा कि टीनेज में ही आपने स्कूल में हो गया आप तब तो हाँ, स्कूल में था। तो स्कूल में दोस्तों का क्या रिएक्शन था आपकी वीडियो पे आप भाई बहुत ज़्यादा उस समय तो मतलब ये लगा लो कि रील्स वगैरह भी नहीं थी, हाँ जी तो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आ जाना और थोड़ा सा चल जाना, तो जब अगले दिन हम स्कूल में जाते थे तो बच्चे, वैसे मेरा रियल नेम यश चौधरी है, हाँ जी तो मेरे को बच्चे बोला अरे वाइशी गुजर, उस दिन से मतलब मेरा नाम तो थोड़ा वो बहुत कूल महसूस हुआ कि यार मतलब आज ये वही बच्चे जो मतलब मेरे संग बैठते थे, आज मुझे कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। रिकग्नाइज कर हाँ, अलग तरीके से, मतलब वो होता ना कि मतलब अलग ही प्रेम उमड़ जाता है लोगों में। हाँ। तो वो चीज़ देख के, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा यूनिक था वो चीज़, तो मज़ा आता था भाई। और आसपास एरिया वेरिया में लोग जानने लग गए थे, तो बस अच्छा लगता था। जैसे कहीं जा रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी के कई लड़के वो उस गाने को बजा के मेरे सामने से मतलब लेके घूमते थे गाड़ी में, हाँ जी तो बहुत अच्छा लगता था। तो इस बात का आपको कभी बैकलैग नहीं मिला कि मतलब एक टीचर्स ने कहा कि गाने क्यों बना रहे हो, पढ़ाई करो ये सब? नहीं, मेरे को तो ऐसी कोई टीचर नहीं मिली। उसके पीछे एक रीज़न और भी है भाई, स्कूल बहुत कम जाते थे हम, तो उस टीचर को पता था अपने मौजी आदमी है, मतलब बहुत समझाती थी। मैं याद ही नहीं मुझे कि उन्होंने समझाया भी, मैं ध्यान ही नहीं देता था। मेरे शुरू से ना भाई बचपन से एक ही तरीका रहा है जीने का कि सुनो। मैंने कभी मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि कोई अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहा है तो मैं उसका अपमान करूँ, उसकी बात काट दूँ। मुझे लगता है सुनो सबकी, एक लाल भुजक्कड़ की कहानी सुनी है ना आपने, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो मेरा कुछ माइंड का उस तरीके का कॉन्सेप्ट है चलने का और काम करने का, तो मैं सबकी सुनता हूँ। जैसे मुझे कोई समझाता भी है कि भाई ये मत करो वो मत करो, स्टिल आज भी मेरे को कई लोग एज ए टीचर समझाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई मत सुनो किसी की, उनके पास भी उनकी एक लाइफ का पूरा वो रहा है, जर्नी है उनकी, तो वो उस समझ से समझाते हैं। तो सबकी चीज़ समझो, बट जो आपने करना है वो अपने माइंड में रखो, तो मेरा वो है। इससे मतलब लोगों को फिर ये डिसरिस्पेक्टफुल भी फील नहीं होगा? फील नहीं होगा और आप वो कर पाओगे जो आपको करना है। मतलब मुझे लगता है एक स्मार्ट वे तो यही है ना। और म्यूजिक सुनना आपने जैसे बताया आप तो मतलब बोहेमिया के टाइम से सुन रहे हो, तो लाइक 2008-10 उसी का अराउंड? हाँ 10 हाँ वही था। तो आप अब डीएचएच में कैसे सुन रहे हो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर? भाई ज़्यादातर तो कहना, क्योंकि जब एक म्यूजिशियन की लाइफ हो जाती है ना तो अपने म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट हाँ, काम होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए कभी कभी मैं पुराने गाने सुन लेता हूँ बॉलीवुड के। मतलब आपको बहुत यकीन नहीं होगा, अजीब मतलब क्या गाने किस तरीके के बना रहा हूँ और सुनता क्या हूँ। ये है एक खुद की पसंद, एक रिलैक्स होने के लिए, एक जैसे कि जगजीत सिंह के गाने सुन लिए कभी। उन गानों में ना वो है, उन गानों से एक अलग वो चीज़ आती है, वाइब है उन गानों में। और हमें तो वैसे भी आफ्टर 9 वाले बंदे हैं, तो वैसे गाने फिर वो मूड चेंज हो जाता है, तो मज़ा ज़्यादा आता है उस वक्त वैसे गाने सुनने में। मतलब आप स्लो बाकी सबके सुनता हूँ भाई मैं, दिलजीत भाई के सुनता हूँ और करण औजला भाई के, जो चल रहा हो मार्केट में मैं सब सुनता हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट रहना पसंद है कि क्या चल रहा है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। हिप हॉप भी डार्क सुनता हूँ मैं, मुंबई के जितने आर्टिस्ट हैं, लोका हो गया और भी बहुत सारे हैं, डिवाइन, नेजी द बात और फेवरेट है मेरे, मैं मिला भी उनसे। और बहुत बहुत मतलब जितने नाम मैं बोला ना, सबके साथ अपडेटेड रहता हूँ मैं। हमारे यहाँ आसपास भी एडी नागर भाई हैं, मैं उनके गाने सुनता हूँ, मेरे भाई हैं वो। और बहुत से हर तरीके के जोन, जो चीज़ चल रही है वो सुन लेते हैं। ट्रेंड को फॉलो करना पसंद है मुझे कि क्या चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग अभी क्या चल रहा है डीएचएच में करंटली? करंटली तो अभी बादशाह और हनी सिंह भाई पाजी की बीफ चल रही है, क्योंकि जहाँ तीसरे नंबर पर स्क्रॉल करो वही आ जाता है। तो उसमें आपके अकॉर्डिंगली कौन सही है उस बीफ में, क्योंकि बहुत फेमस बीफ है? भाई मुझे लगता है सही गलत तो मुझे नहीं समझ आता कि कौन है, क्यों मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जहाँ तक अगर आपकी पसंद की पूछो तो भाई मैं हनी सिंह पाजी को पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है ऐसे ही ये गेम काम करती है, जिसको लोग ज़्यादा प्यार करेंगे वो उसका पलड़ा भारी रहेगा। सेम मैं क्योंकि दो भाइयों की लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सही और गलत है। उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए तो वो भी ठीक लगता है, उनका सुना जाए तो वो भी ठीक लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में वही इंसान जीत जाएगा जिसकी तरफ लोग ज़्यादा होंगे। और नो ये एनी हाउ, ये तो मतलब हम ये बोलने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है मुझे कि हनी सिंह पाजी ने जो एरा बना दिया बाय गेट, मतलब उसको आप कह लो कि भगवान ने उनको दे दी वो चीज़, वो ऑरा, या फिर उन्होंने खुद बनाया, जो भी आप बोलना चाहो, किस्मत भी कोई चीज़ होती है। वो चीज़ अब बननी बहुत मुश्किल है, तो वो चीज़ तो कोई मिटाने से उनकी नहीं मिटा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के घर के बच्चों में हनी सिंह कहीं ना कहीं फैन छुपा हुआ है। तो वो चीज़ मिटानी बहुत मुश्किल है और बनानी भी बहुत मुश्किल है। मैं 2008 बॉर्न हूँ और जी। उस एरा में 2012 में मैं अंग्रेजी बीट सुनता था गाड़ी में बैठ के, वो भाई सीडी आती थी तब सबने उनकी। सुने हैं भाई, वो गाने कुछ अलग आए थे एकदम से ना, हाँ वो एरा ही मार्केट अलग था। पूरा हिला डली थी उन गानों ने। क्योंकि कुछ भी चल रहा था ना उस टाइम से पहले, फिर वो जो मतलब बोहेमिया कोई चीज़ जब ग्लोबली होने वाली होती है ना, कोई चीज़ जब बहुत बड़ी होने वाली होती है तो समझ आ जाता है। और मैं वैसा बच्चा था कि मैं बचपन से ही
समझ जाता था किसी को ये चल जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली ढांडा भाई अब फट गए हैं एकदम से, ढांडा भाई के गाने अब फटे हैं, बट इस टाइम से पहले ही, अभी जब उनका अप टू यू आया ही आया था, उसके पहले भी तो मैंने सुन के, मेरा एक दोस्त बैठा था अभी कल परसों में बात कर रहे थे, मैंने कहा ये बंदा ना सीन खा जाएगा हरियाणवी इंडस्ट्री का, ये बंदा कुछ अलग है, वेस्टर्न बीट पे ठेठ हाँ। हरियाणवी। तो उन्होंने कहा नहीं है, मैंने कहा हाँ भाई, अब कल परसों हम वही बात कर रहे थे, आज 1-1.5 साल बाद ही मैंने देखोगे ना वो चीज़, करा भाई तुम ठीक कह रहे अब तो उनका रशियन थे। गानों में वो चीज़, जैसे हम म्यूजिक कर रहे हैं यार 10 सालों से, अच्छा बना पा रहे नहीं बना पा रहे, लेकिन एक जजिंग, एक क्रिटिक्स वाले कान हो गए हैं, पता लग जाता है कि यार ये चीज़ कुछ अलग है। समझे। नहीं तो गाने तो भाई मुझे लगता है स्पॉटिफाई पे रोज अगर इंडिया से कम 1-1.5 लाख अपलोड होते होंगे रोज, अब तो हर कोई गाने तो बनाए। वो चीज़ है आपकी कौन इंस्पिरेशन रहा है डीएचएच में, कि इंस्पायर किससे हुए हो? भाई। टू बी क्लियर, बोहेमिया पाजी से ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था मैं रैप की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। बाकी उनके अलावा सुनता मैं सबको, सबसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। मुझे लगता है जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, अभी पता नहीं कल परसों में कौन था इंस्टाग्राम पे, मेरे को लग रहा है शायद 12-14 साल का लड़का होगा वो, मैं रैप बॉय XT करके, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा भाई, क्या रैपर है वो, मुझे क्या बोलूँ उसके बारे में, मतलब कहीं अगर मैं आपको DM करूँगा, अगर मुझे मिल गई ना वो रील लगा देना, अब इसमें शॉर्ट आउट दे रहा हूँ उसको, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो इतना ज़्यादा टैलेंट है हिंदुस्तान में, तो ये तो अब बस वही है कि जिसको जब टाइम था इंस्पिरेशन लेने का तब जिनसे ले ली, अब तो अपने ऊपर ही ध्यान रहता है। कौन सा गाना सुना था जिससे ऐसा लगा था यार मैं भी अब करना चाहता हूँ, ऐसा कोई याद है? बोहेमिया पाजी का 420 गाना था एक, शायद आपने सुना हो, 420। फिर उनका गाना था एतबार। ये गाने मतलब डार्क हिप हॉप के, उस समय इन गानों को लोग समझ ही नहीं पाते थे, वैसे कान ही नहीं थे उस समय लोगों के पास। डार्क हिप हॉप तो अब जाके चल रहा है 2024 में। वो उस समय भी करते थे उन्हें। अगर आपने बोहेमिया पाजी के गाने नहीं सुने तो आप सुनो, वो 2008 में डार्क हिप हॉप करते थे। डार्क हिप हॉप इन द सेंस गैंगस्टर शिट, और प्रॉपर उस बीट पे वैसे शब्दों को बोलना। यार ये लगाओ ना, उनके गाने हैं जैसे कि बंदूक का चाकू छुरियां ते दारू दिया बोतल, मतलब ये सब डार्क चीजें तो है ना। कई गाने हैं 420, जमाना जाली, काली दिनाली, मतलब ये सब उस टाइम पे बहुत नया था तो अट्रैक्ट करता था। नहीं, उस टाइम पे बोहेमिया के बाद लाइक हनी सिंह का भी एक गाना पंगा है, तो पंगा बोलिया बहुत मैसिव हिट था वो भी। फिर सिद्धू मूसेवाला ने तो ये पूरा जॉनर ही सिद्धू मूसेवाला बहुत लेट आया भाई, बहुत लेट, मतलब कहने का मतलब है इनके टाइम से मेरे को लगता है कि मतलब ये जो बहुत बड़े बन गए थे, हनी सिंह भी बहुत बड़ा उसके बाद बढ़ा है 9 में, वो तो नहीं, सिद्धू पाजी हैं भाई। वो जब आए 2016 में, जो वो अमर है बंदा भाई, वो मतलब उनका तो मुझे लगता नहीं कि कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि वही सेम बात होगी, उन्होंने भी कुछ अलग करा था, उनकी कुछ अलग जर्नी रही है उनका, तो मतलब मैं कंपैरिजन ही नहीं करना चाहूँगा। तो आप अपने कंपटीशन के बारे में क्या सोचते हो? मैं भाई किसी को नहीं मानता अपना कंपटीशन, और ना मैं समझता कि कोई मुझे मानता हो, क्योंकि मैं अपना काम करना है भाई, है ना। किसी से कंपटीशन क्या करना है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंसान को ना अपने साथ लड़ना चाहिए, अपने साथ की लड़ाई रखनी चाहिए, रदर देन कि दूसरों के अंदर कमियां निकालने से या दूसरों को गलत समझने से। जितना आप अपने अंदर कमियों को खोजोगे उतना आप निखरते जाओगे। तो किसी और के ऊपर लांछन लगाना, किसी को गलत बोलना बहुत आसान है। बेहतर ये है कि शीशे के सामने खड़ो के आदमी अपने आप को देखे कि यार मेरे में क्या क्या कमी है, मैं उसको ठीक कर लूँ, वो ज़्यादा काम आ जाएगा जीवन में। हाँ, आप उसमें अपने आप की गलतियाँ निकाल लो। बिल्कुल। और अब आपको कैसा लगता है, जैसे आपने 2014 से अपना काम शुरू किया, अब आपको जब आपको इतना स्ट्रगल लगा कि मतलब गाने बनाने में इतनी मेहनत लग रही थी, अब क्या है, मैंने ऐसे भी देखा है कि बीट बन गई आईफोन पे ही जी, और हमारा लिरिक्स आ गई चैट जीपीटी से, गाना बन गया, रिकॉर्ड किया। अब इजी हो गया है सीन का। नहीं, हाँ इजी हो गया है भाई, हो गया, मैं मानता हूँ, बट AI से आप इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। जब कोई इंसान म्यूजिक बनाता है तो उसके अंदर वो अपने भावना को डालता है, भावना, अपना प्रेजेंस फील कराता है उसके अंदर, है ना। एक तरीके से जो म्यूजिशियन होता है उसका बच्चा होता है गाना। लेकिन AI वगैरह वो चीज़ मैं मानता हूँ शायद बहुत टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ बढ़ जाए, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि नहीं, अगर अब इस चीज़ में भी मतलब हाउ कैन यू सपोर्ट AI मैन, मतलब ऑन कैमरा, मतलब अब इंसानियत को हरा रहे हो ना, तो इंसान होकर हमें वो चीज़, मुझे नहीं लगता कि इंसान से ज़्यादा प्रेजेंस वो अपनी फील करा पाएगा प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम बनाते हैं। तो मतलब बिलीविंग सिस्टम है भाई मेरा कि अब ये AI से थोड़ी हारना है। वही तो,
आर्टिस्ट अपना इमोशन कागज पे उतारता है लिखते बिल्कुल समय, बिल्कुल बिल्कुल। और वो वो इमोशन कुछ भी लिख देता है भाई। मैंने एक दो बार ट्राई किया है चैट, मतलब जब लोगों ने बताया ऐसा ऐसा कुछ है, बट वो चीज़ नहीं हो पाती। वो ना कुछ भी लिख देगा, वो अगर अच्छा लिख भी देगा वो इमोशन से नहीं गा पाओगे। इमोशन से नहीं। अब आपका क्या है, आपका क्या रिएक्शन होता है जब आप अपने कल्चर से देखते हो ना, जैसे आप 2014 में आपने काम किया, आपसे पहले एडी नागर भाई काम कर रहे थे, उन्होंने भी उसी नहीं आपके टाइम हमारी के अराउंड, एनसीआर की कम्युनिटी साइड ही, हाँ भाई तो पहले उन्होंने से। जब आपके टाइम पे किया तो तब आप हमारे कल्चर से ना, गुजरों में से आप सिर्फ 2 थे आर्टिस्ट हाँ उस समय पे, ओके। ज़्यादा कोई मतलब डीएचएच में, हाँ कोई नहीं था, डीएचएच में तो थे ही नहीं। कोई नहीं था। फिर आप जब आए अब, तो अब अगर हम देखते हैं तो अजितेश भाटी भी आ रहे हैं, MC स्क्वायर बहुत आए, सारे लोग हैं यार। अब तो बैक टू बैक आए जा रहे हैं, तो अब अभी कैसा मैं लगता है? रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर गुजर महोत्सव में परफॉर्म कर रहा था, तो टाइमिंग स्लॉट ना बहुत कम होता है वहाँ पे परफॉर्म कर, क्योंकि आर्टिस्ट इतने सारा बढ़ गए हैं। तो मैंने ये स्टेज पे भी बोला था, मैंने कहा यार भाई समय की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम जा रहे थे तो पब्लिक वंस मोर वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा समय की थोड़ी दिक्कत है, आर्टिस्ट बहुत हो चुके हैं भाई हमारे समाज में, और जो कि अच्छी बात है। कहीं ना कहीं देखो एक बड़े बढ़ावा ही दे रहे हैं ना सब अपने, अपनी फैमिली को, अपने नाम को, तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। इसमें कोई मुझे लगता नहीं कंपटीशन होने से कोई चीज़ ग्रो ही हो रही है। अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो है यार, जमाना बदलेगा तो चीज़ें बड़ी होंगी। और आपस में बीफ भी नहीं है, सब एक साथ लेके चल रहे हैं। हाँ कोई मेरा तो नहीं है भाई किसी से, बाकी आपस में किसी का हो तो मुझे पता नहीं। और इन फ्यूचर जैसा अब आप देखो, MC स्क्वायर आए, अजितेश भाटी भी, अब जी। ये हसल से इतने इन्हें एकदम वो पुश पुश मिला। तो आप कभी जाओगे उसमें हसल में? भाई जाना तो बिल्कुल जाऊंगा, अगर अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ अपने आप को प्रेजेंट करना, अगर मुझे उस तरीके से करने दिया जाएगा तो ज़रूर करेंगे भाई। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कौन मिस करेगा, नहीं करेंगे। ये वाला सीजन देगा आपने हसल का? जी मैंने मतलब रील्स पे थोड़ा बहुत फॉलो किया, क्योंकि अजितेश भाई इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, यस। तो उनको सपोर्ट करने के लिए। और लश्करी तो मेरे को शुरू से ही दिख रहा था कि ये बंदा जाएगा 100%, वो जीतना था ही, जीत गया। वो जीत ही गया। और अब आपको ऐसा लगता है कि डीएचएच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं उन्हें देख के, क्योंकि अब MTV में तो जो बैक टू बैक हसल में आए वो सभी एक से बढ़ के एक कलाकार थे। फो को देखो एज ए फीमेल स्टार। देखो क्या है ना कि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत बच्चे, बहुत लोग इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी देखेगी लोग वहाँ भागेंगे भाई, समझ रहे हो ना। बट ठीक है, रियल रहो, रॉ रहो, और उतना ज़्यादा लंबे चलोगे, अपने ज़ुबान पे रहो। मुझे लगता है ज़ुबान को हिलाना जितना आसान है, उससे ज़्यादा मुश्किल इसको निभाना है। तो जो बोल रहे हो अपने शब्दों के रहो, अपने ईमान के रहो। इंसानियत ही ये है, और इंसानियत ऐसी आगे बढ़ती है। और आपके अभी फ्रेंड जो है, जी। आप उनकी अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी हम्म। आदि नागर, जी। तो उस पे मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप बता रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग आप बताओ कौन सही है कौन गलत है इनमें? भाई वो मेरे को कई लोगों ने, मतलब एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था उसके बारे में गलत सही, कि भाई आप क्यों बीच में बोल रहे हो। पहली बात तो देखो, मैंने वो रील इसलिए बनाई थी क्योंकि पूरी सोशल मीडिया पे खासकर हमारे समाज की तरफ से हल्ला मचा हुआ था कि उसके बारे में ही बातें चल रही थी। नितिन भाई को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए कितना कर रहे हैं, वो अपने लिए कितना कर रहे हैं ना, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, तो किसी बंदे को गलत क्यों बोलना। और सेम आदि भाई की भी करता हूँ, लेकिन आदि भाई से मेरा थोड़ा क्लोज सिस्टम है, भाई हैं मेरे वो बड़े, हमने साथ में गाने करे हुए हैं, तो मेरा एक उनके साथ वो बॉन्ड है। नितिन भाई को एज अ पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एज अ कम्युनिटी उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हम एक बिरादरी से हैं और बड़े भाई हैं जो भी हैं। लेकिन अब क्या हुआ था कि मेरा 2 रीज़न थे वो वीडियो बनाने के। पहला रीज़न मेरा ये था कि कई लोग बोल रहे थे कि इसमें आदि नागर की गलती है। अच्छा, तो एक बार ना ब्रीफ कर दो, लड़ाई क्या थी वो आधे लोगों को समझ में मैं वो ब्रीफ कर रहा हूँ ना, हाँ जी। कि पहला मेरा रीज़न ये था कि आदि नागर मेरा भाई है। अब कोई उसको गलत बोल रहा है, खासकर मेरे आसपास उड़ती हुई बातें आ रही है, तो क्या भाई होने के नाते मेरा फर्ज नहीं है? तो मैंने ये रील डाली थी कि भाई गलत सही मत बोलो, ना कोई गलत लग रहा मुझे इस फाइट में, ना कोई सही लग रहा, क्योंकि अगर आप आदि भाई को गलत कह रहे हो इस चीज़ के लिए, तो भाई कहीं ना कहीं वो जो वीडियो बनाई जा रही थी उस फाइट में, ये जो मुद्दा आदि भाई ने जब वीडियो डाली, पहली वीडियो जो आदि भाई ने डाली, वो क्यों डाली? क्योंकि उनको किसी जगह पे वो कंपटीशन में गए थे, वहाँ पे उनके साथ मिसबिहेव करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें वो दिख भी रहे हैं कि वो भाग गए। वो तो क्योंकि देखो यार, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है यार, बेइज्जती हो जाएगी अगले को, मतलब कुछ भी मिसबिहेव करते हो अगर वीडियो बना के डाल दी। उसके बाद उन्होंने, मुझे लगता है वो एक्शन उठाया, उसके लगता क्या है मेरी बात हुई है उन्होंने, उसके बाद उठाया एक्शन। और वो कहीं ना कहीं, अब आप वही सेम चीज़ है, अगर वो वीडियो जो बनाई जा रही थी, अगर इन्होंने तो बाद में वीडियो डाली कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ,
तभी बंदा कहे कि भाई ये तो अंत पे आ गया, अब काहे का भाईचारा है, हाँ जब ये तो मारने पीटने पे आ जाए। हालांकि वो मैटर सॉर्ट हो चुका है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, बट आपने पूछा कि वो वीडियो क्यों बनाई थी, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बस। क्यों नहीं, तो जब वो लोग खुश है तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो खुश हैं, वो दोनों मिल गए, कम्युनिटी की इन्होंने इज्जत रखी। हम भी कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी कर ही नहीं है 10 साल से अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा, जितना हम काबिल हैं, और उन्होंने भी रखी, ख़त्म करा उस बीफ को। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी की थी कि अब वो जो वीडियो बनाई जा रही थी वो किस लिए बनाई जा रही थी, उस वीडियो का क्या किया जाता, ब्लैकमेल। वो भी गलत है ना, हाँ है ना। तो भाई वही वाली बात है, सिर्फ ये रीज़न था। दूसरा रीज़न कि जो पूरी कम्युनिटी के लोग खड़े होके उसमें देख रहे थे, व्यूअरशिप दे रहे थे, उनको मसाला डाल रहे थे उसके अंदर, उन लोगों से मेरा सवाल था कि मैं, अब गुजर महोत्सव मनाया जाता है हमारे यहाँ सूरजकुंड में, और तकरीबन 3 साल से मनाया जा रहा है, तो तीनों साल मैंने परफॉर्म किया है। तो मेरी 10 दिनों से लगातार बात चल रही थी वहाँ की टीम से कि भाई किस तरीके से परफॉर्म करना है, और वो लोग कितना, कम से कम हज़ारों लोग लगे होते हैं मेहनत में, बहुत मेहनत है उसमें। क्रियो होता है पूरा, बहुत बड़ा इवेंट होता है वो 3 दिन का फरीदाबाद में, आम बात नहीं है। और हर साल उसका एक लेवल ग्रो करते जा रहे हैं टीम। तो मेरा यही था वीडियो में कि यार आपके यहाँ पर टाइम है आपके लिए, आपके पास बोलने का, आप यही थोड़ा सा समय निकाल कर उसके बारे में बात करो, उसका प्रचार कर लो, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, या मेहनत जो सच में डिजर्विंग है। कि भाई इसको कहने का मतलब मेरा ये था कि जब लड़ाई होती है तो भीड़ लग जाती है ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो वाली बात थी। अब जो लोग वहाँ बैठे थे वो लड़ाई देख रहे थे, तो मैं कहने का मतलब ये था कि गलत इन लोगों को कहने से अच्छा जिनका बीफ चल रहा है, जिनका कंट्रोवर्सी फेम के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, महोत्सव पे ध्यान दो। आप अपना अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे लो, बढ़ावा हम ही देते हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को। तो गलत इन लोगों को, वो लोग करेंगे ही नहीं जब अगर कोई देखेगा ही नहीं। अब पुनीत सुपरस्टार टट्टी गोबर खा रहा है, क्यों खा रहा है? क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं। अगर लोग उसे देखना बंद कर देंगे वो नहीं खाएगा। सही है। तो बेसिकली ये भी है, कई लोग ने इसे फेक भी कहते हैं कि ये दोनों फेक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें व्यूज चाहिए, तो वो आप समझो फेक थी रियल थी? भाई ये वाली तो मुझे लगता है थोड़ी सी रियल थी, क्योंकि ये मैं पर्सनली देख पा रहा था, आपका तो मतलब contact थोड़ा सा था। कांटेक्ट था बस, उसके अलावा मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, मैं किसी की, बाकी हाँ मैं 1-2 चीज़ों का मैं थोड़ा रहा हूँ रूबरू उनके, मतलब इधर का साइड नहीं थी, एक बहुत बीफ थी वो भी बहुत चली थी, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं उनका नाम, मुझे क्या लेना, बट हाँ फेक भी होती है। रजत दलाल की भी हुई थी ये। भाई मुझे नहीं पता, मैं अब देखो जो चीज़ पर्सनली जानता ही नहीं, मैं उसके बारे में क्यों कमेंट करूँ कि फेक है, मेरा मानना ये है भाई। और जो चीज़ आंखों, वो कहते हैं ना, जब ना देखो अपनी नैनी तब ना मानो प्रभु की कहनी। ये बहुत, जब तक अपनी आंखों से ना देखो या कुछ चीज़ आपको पता ना हो उसके बारे में बेमतलब बोलना, फिर बाद में रिग्रेट हो, क्या फ़ायदा, क्या पता रियली हो भाई उनकी भी। जी। और नितिन चंदीला की ना एक हाँ और रजत लड़ाई वाली जो आदि भाई के साथ हुई थी वो तो रियल थी, हाँ वो रियल थी। वो रियल थी। आदि भाई भी तो इन्वॉल्व थे उसमें। हाँ जी हाँ जी। और जो नितिन चंदीला है उनकी लड़ाई तो अभी एक लड़का और मारा था उन्होंने, कमल तनवर गुजर का ही। छोड़ो भाई, अब हम क्या पॉडकास्ट पे ध्यान देते हैं। तो चलो पॉडकास्ट पे अगर हम आ ही रहे हैं तो आप ये जी। बताओ कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, अभी आपका इमोशनल लाइफ कैसी चल रही है आपकी, इमोशनली या मेरी इमोशनली लाइफ ऐसी चल रही है भाई, मैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब कैमरे पे कोई बोलता नहीं इन बातों को, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मतलब मैं किसी को रोता हुआ देखता हूँ या किसी को परेशान देखता हूँ तो अपने आप मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। मैं किसी का दर्द नहीं देख सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए भगवान ने आज तक मेरे को कभी नीचे नहीं होने दिया, मेरी प्राइड को, मेरी शान को, मेरे नाम को, जितना भी, जिस भी लायक हूँ मैं, जितना भी डिजर्विंग हूँ, उसने ऊपर वाले ने मुझे दिया है। क्योंकि मैंने मन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना किसी का बुरा करना चाहा। गलती से हो भी जाता है कभी कभी लाइफ में किसी के साथ गलत, बाय मिस्टेक, तो भाई हम खुद उसके तरफ चल के सॉरी मांगते हैं, क्योंकि हमें डर है ऊपर वाले का। हमें लगता है यार कोई देख नहीं रहा लेकिन वो देख रहा है, और उससे जो बंदा डरता है उसकी गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी का कभी ब्रेक नहीं लगता गंदे तरीके से, उसकी गाड़ी फ्लो में चलती रहती है। जी। तो ऊपर वाले से डर के करते हैं भाई हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार आज हम किसी के लिए कर रहे हो, कल को हमारे पे ना आ जाए। तो ये सोच चल के मतलब करते, पूरी कोशिश रहती है कि भाई किसी के साथ भी गलत ना हो। बाकी देखो भाई, इंसान हूँ, इंसान कितना भी अच्छा हो जाए, मैंने चीज़ देखी है अपने जीवन में, महसूस करी है कि आप कितने भी अच्छे हो जाओ लेकिन फिर भी 4 लोग खड़े ही रहेंगे आपके अंदर कमियां निकालने के लिए। कितने भी अच्छे हो जाओ, 100% कभी आपको कोई सही नहीं कहेगा। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि कभी भी कोई भी सिचुएशन में किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ इतना ज़्यादा ना हो, बस ये वाली कोशिश रहती है। तो जब लोग कमियां निकालते हैं वो क्या एक डीमोटिवेट हो जाते हो आप उससे, आप मोटिवेट? भाई नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं डिमोटिवेट तो नहीं होता बिल्कुल भी, मैंने बोला ना, क्योंकि वो रहता है एक
कई लोग साथ में नीचे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, हम्म। जहाँ 4 लोग गाली बक रहे होंगे, नीचे अगर 6 लोग तारीफ कर रहे होंगे, तो अब बताओ मैं अपना ध्यान उन जिन्होंने मुझे गलत मानना है, जिनको नहीं मैं अच्छा लगा, अब मैं उन 4 लोगों के पीछे भागूं कि मुझे प्लीज अच्छा समझ लो, या रेदर देन जो 6 लोग मेरे लिए खड़े हैं मैं उनके लिए काम करूं, तो मैं उन 6 लोगों पे ध्यान देता हूं। और जो गाली बक के जा रहे हैं उनको भी कहता हूं भाई अच्छा जी गलती हो गई, आगे से कोशिश करेंगे अच्छा करें। जी। लेकिन जिनको आपको जो आपको लाइक नहीं करते ना, जो आपको पसंद नहीं करते, अब अपनी एड़ी चोटी का तेल लगा लो, वो जब भी आपको कोई पसंद नहीं करेंगे। ऐसा होता है जीवन में, आपने भी कभी कभी फील करा होगा, कुछ लोग होते हैं इतने ज्यादा हेट रखते हैं आपसे बेवजह ही, हाँ। आपने भले उनका कभी कुछ नहीं उखाड़ा, आप सोचोगे भी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब उन लोगों का क्या ही कर सकते हो। चलो किसी के साथ आपने गलत करा है तो समझ आता है यार इसके साथ गलत करा है, उस चीज़ की दिल में बात रख के बैठा हुआ है। लेकिन जब आपने किसी के साथ कुछ करा ही नहीं है गलत, और तब भी वो बंदा आपके प्रति मन में हेट रख के बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का ये इलाज है कि भैया भगवान के सहारे उसे छोड़ दो और अपना काम पे ध्यान दो, ऊपर वाला देख रहा है, उसका भी करम और आपका भी करम। तो आप करते हो कर्मा पे यकीन? बिल्कुल करता हूँ भाई, हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिवोशनल माहौल है यार, और पुण्य मतलब क्या बोलूँ, कैमरे पे नहीं बोलते, पर बहुत ज़्यादा मेरी मदर तो स्पिरिचुअल है और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं कि मतलब लेना देना दान वगैरह। अभी आज रिसेंटली मतलब आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैं निकल रहा था तो मैंने 2 डॉग्स देखे, स्ट्रीट डॉग्स देखे, मतलब ये बोलने वाली बात नहीं है, तो मेरे से रहा नहीं जाता, वो एक का पैर वगैरह ख़राब था और बेचारे पतले पतले से, तो मुझे लगा यार इनको यहाँ खाना कौन दे रहा होगा, क्योंकि जितना वीआईपी इलाका होगा ना हमारा, उतना पेट्स की केयर कम होती है, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह की। मैंने देखा भगा दिया जाता है इनको गार्ड वार्ड, तो बल्कि जहाँ जितने पैसे वाले लोग होंगे वहाँ उतना इनकी कदर नहीं होगी। और आप देखोगे जहाँ थोड़ा चौल टाइप का एरिया होगा वहाँ बच्चे भी खेल रहे होते हैं, उनको खिला रहे होते हैं, मतलब बहुत समझ रहे हो ना, इमोशन होते हैं उनके अंदर। मैंने क्या किया, मैंने हाथ के हाथ ही मैंने भाई काफ़ी सारी ब्रेड्स ली, मिल्क वगैरह ली और उनको डाला, तो बड़ी खुशी सी मिलती है। मुझे लगता है कि यही चीज़ है मेन जो हम करने आए हैं। आज निकल तो जाना ही है इंसान ने, तो ठीक है अच्छे काम कर लो बस, सबको खुश कर। मैं ध्यान ही नहीं देता भाई लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, अब नहीं देता बिल्कुल भी। पहले तो पता नहीं मैं कैसा था, बट अब तो बहुत ही चेंज हो गया लाइफ, मस्त रहता हूँ। क्या रीज़न है चेंज का? चेंज होने का रीज़न भाई ये कि लाइफ में बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया मैंने, जो मैंने एक्सपीरियंस, मतलब सोचा नहीं था कि मैं ये सब देख पाऊंगा। फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी रही जो नहीं बोलना चाहता जी। उसने एक छोटे से बच्चे को एक आदमी बना दिया। क्योंकि ये अब कई लोग नेगेटिविटी में भी ले लेते हैं, किसी भी ले लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई बात है, सब कुछ यहाँ से है। आप जितना देखोगे ना उतना सीखोगे, जितने आपके साथ हार्ड टाइम्स आप फेस करोगे उतने आप हार्ड बन जाओगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, अनुभव होता है, जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब में मैच्योर हो गए। और जिस दिन आपको कोई आपको गाली दे रहा है और आप उसका रिप्लाई नहीं दोगे ना, उस दिन आप सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी बन जाओगे। मतलब ये भी नहीं, और ये फैक्ट है भाई, क्योंकि अच्छा कई लोग बोलेंगे क्यों नहीं देंगे, लेकिन भाई एक टाइम लाइफ में ऐसा आ जाता है, वो टाइम लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जहां बोल रहा हूं उसको समझो। जिस दिन आप किसी से गाली सुन लोगे और चुप रह के उसको जवाब नहीं दोगे, उस दिन आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन जाओगे माइंड से। मतलब ये एटीट्यूड, क्योंकि गाली देने वाले को गाली देना एक तरीके से आज के टाइम पे, जैसे मैं हूं, मेरे को लोग जानते हैं, अब कोई इंसान उठ के मेरे को गाली दे रहा है जिसको कोई जानता ही नहीं, इसका कोई है ही नहीं दर्जा, मेरे सामने लेवल का नहीं है, मैं उसको गाली दे दूंगा तो मैं अपना फेम दे रहा हूं उसको, 4 लोग उसको अट्रैक्ट हो जाएंगे, अरे अरे अरे, उसको मैंने अपने बराबर ला के बिठा दिया। मानते हो उस चीज को? कोई से पूछ, आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे, वो एल्विस ने चाटा मारा था मैक्सटन को, उसके 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, नहीं तो कौन था मैक्सटन? कोई नहीं। तो वही वाली बात होता है, एक टाइम पे जब आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हो तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत चीजें इग्नोर माननी पड़ती है, खासकर हमारी लाइन में, क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हो तो आप अधिकार दे देते हो दुनिया को अपने बारे में विचार बताने का। मतलब ये एटीट्यूड है। अब अगर कोई चौथा बंदा आके गाली दे रहा है तो इसके क्या ही मुंह लगना, बैठ गए 100%। किस किस को जवाब देते फिरोगे? सही बात। तो अपना या तो फिर वही कंट्रोवर्सी होने लगेंगी आपकी भी ऑनलाइन, वो अब आप पे मोटिव है ना, आपको करना क्या लाइफ में। हाँ, आजकल लोग वैसे कर भी यही रहे, जैसे अब आप पुनीत सुपरस्टार का अपने भाई मैं बोला ना, मैंने एक जगह और भी बोला था, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि फर्क है। आजकल लोग फॉलोअर के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई इसके इतने फॉलोअर हो गए, इतने। सी जे कॉम्बिनेशन के कितने फॉलोअर हैं? आई थिंक 33 के आसपास मिलियन, बहुत बड़ा नंबर हो गया। बट क्या स्टिल वो दिलजीत जैसा फेम पा पाएगा लाइफ में? कभी नहीं, सपने में भी नहीं। तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि फॉलोअर से चीज़ों को
मत देखो। पुनीत सुपरस्टार के भी कई मिलियन है, लेकिन एक स्टार बनना और एक इन सब हरकतों में बहुत फर्क है। समझ गया। यानी रियल ऑडियंस और फॉलोअर्स रियल ऑडियंस को पता है, और जो रियल नहीं, सारे रियल हैं, लोग उसको उसी अहमियत से देखेंगे। जो कचरा खा रहा है वो कचरा खाने वाली इज्जत कमा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात ठीक है। को। और जो अपने आप को प्रेजेंट जैसा करोगे, जैसे दिखोगे वैसे बिकोगे, वाली बात है भाई। सिंपल इज दैट। जी। मैंने आपकी एक रील देखी थी, उसमें आप अपने हार्ट ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे। तो जी भाई, वो उस बारे में बहुत बातें हो गई। तो आपकी करंट क्या सीन है आपकी लव लाइफ का, मतलब वैसे? मुझे करंटली भाई अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता फिलहाल। बस समझ लो कि मतलब मेरी पूरा जो मेरा महबूब म्यूजिक ही बन चुका है। मेरा जो भी प्यार हो चुका है दर्शक अपने मुझे चाहने वालों से, जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें और बॉयज़ एंड गर्ल्स, अच्छा, तो वही है। उनसे है मेरा पूरा प्यार। और म्यूज़िक से है, अपने काम से है। अभी उससे ज़्यादा मैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया, तो अब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। पिछले 1-1.5 साल से लोग भी देख रहे होंगे, मैं बहुत एक्टिव हूँ और आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यही चीज़ है, ये समय ही है। समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ये बीत जाता तो भाई फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो नाउ आई एम 26, मेरा पूरा फोकस और उम्मीद यही है कि मैं बेस्ट करूँ अपना। तो आपका जब किसी ब्रेक का- लगा, आप वापस आए? हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो, कुछ लाइफ में ऐसा हुआ था। तो आपका ब्रेक लगा, आप जब वापस आए, तो अभी ना मैं एक चीज़ देख रहा था, जिस हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जब वापस आया हूँ, उनका भी जब कमबैक हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे को अब समझना पड़ रहा है क्योंकि अब सीन बहुत बदल गया है। तो क्या सेम है, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग पॉडकास्ट टुडे। ओके। सो इट्स ऑल्सो, ये भी पार्ट है ना, हाँ जी। वो वाली चीज़ है। देखो, मैंने अपने जो भी मेरे जीवन में रिश्ते रहे हैं, मैं उनके साथ लॉयल रहा हूँ। मैंने कभी मन में किसी के लिए चालाकी नहीं रखी, मैंने सच्चे दिल से रिश्ते निभाए हैं। और ना मैंने कभी किसी की बद्दुआ ली। लोग मेरे साथ गलत करके चले गए, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि बद्दुआ, अगर किसी के सच्चे दिल से बद्दुआ निकलती ना भाई, आप अभी इन चीज़ों को नहीं समझोगे, लेकिन ये बहुत डार्क बात है और बहुत फील लेने वाली बात मैं है। समझ रहा हूँ। लोग इन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन सच में भाई, किसी के दिल से, सच्चे दिल से अगर बद्दुआ निकलती है, वो ऊपर भगवान तक जाती है। और उससे बहुत डर लगता है भाई, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और इसीलिए हमने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। हमारा जो भी, जिसके साथ जैसा भी रिश्ता रहा है, सबके साथ एक गुड टर्म्स में रहा है। किसी को ऐसा, ठीक है, समय है, हो जाती हैं, कुछ रह गई होंगी हमारी गलतियाँ, कुछ रह गई होंगी सामने वाले की, ख़त्म हो गई चीज़ें, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। मैं कभी भी, मैं सपने में भी उनके बारे में, या जो भी मेरे लाइफ में रहे हैं उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें प्यार से ख़त्म हो जाएं वो बहुत बढ़िया हैं। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है। हमेशा मैं जैसे कोई इंसान आपस में लड़ रहे होते तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि यार, क्या लाइफ यही बंदा रह गया तेरी? लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ और करो उसमें यार। ये 100 साल तो सिर्फ नाम के लिए ही हैं। 60-70 साल का जो फर्क है, उसमें से भी 30-40 साल, 20 साल बुढ़ापे के निकाल दो। 30-35 की उम्र ही है जो आप, 40 की है जो आप शाइन कर सकते हो, दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। तो अपना पूरा फोकस उस पर रखो, पॉजिटिविटी फैलाते रहो। तो अब जैसे आप वापस आए हो, तो अब आपका क्या सीन है, मतलब अब जो गाने बनाने हैं, तो वापस आने के बाद आपने कितने गाने दिए जब आप कमबैक पे आए? अभी भाई रिसेंटली मैं बीच बीच में भी गाने करता रहता था, ऐसा नहीं कि मैंने, हाँ, बट ये 1-1.5 साल से मेरे लगातार आए हैं गाने काफ़ी। आई थिंक 10 गाने, 10-12 के आसपास, 8-10 गाने आ गए 1-1.5 साल में। 1-1.5 साल। 1-1.5 साल में 10 गाने। और आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा अपने पुराने गानों और अब गानों में, 10 गानों में और पहले में? चेंज मतलब किस तरीके का चेंज? गानों में, गानों में लिखने के तरीके में, गाने के तरीके में क्या चेंज है पहले के कंपेरेटिव? मैंने इस बार अभी तक जितने गाने करे उनमें से ज़्यादातर गाने मैंने मेरे भाई हैं दीप राजपूत भाई, क्योंकि उस समय मतलब एकदम काफ़ी टाइम बाद वापस आने के बाद मैं लिख नहीं पा रहा था जी। या फिर एक मन में वो हो गया था कि यार मैं कुछ लिख दूं तो मेरी पहले वाली इमेज पे फर्क ना पड़ जाए कि यार क्या लिख दिया। वो मतलब एक मन में बहम हो गया था। हाँ, मैं समझ। तो बड़े भाई हैं मेरे दीप राजपूत भाई, और वो बहुत पहले से राइटर हैं, स्पेशली बेस्ट गाने भी करते हैं, बट वो, मैं उनको एज अ राइटर बहुत अच्छा मानता हूँ। तो मैंने उनसे लिखवाए और वो कुछ चले, अच्छे चले, कुछ नहीं चले। लेकिन अभी फ़िलहाल अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद लिख रहा हूँ। और अभी मेरा गाना आने वाला है जनवरी में, फर्स्ट वीक में, टाइम। और हाँ, वो मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही कंपोज किया है, सब कुछ उसमें खुद ही किया है, वीडियो वगैरह सब शूट हो चुकी है। और शायद 6 या 7 जनवरी को हम उसको ड्रॉप कर देंगे।
हाँ, मतलब पॉडकास्ट के जस्ट कुछ टाइम बाद हमारा बस हाँ, ये शायद 20 आई थिंक 30 है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो बस तो आपका गाना है देखना ज़रूर, बहुत अच्छा गाना है। ऑल द बेस्ट आपको अपने गाने उस गाने में मैंने यही बोला है कि मतलब टाइम की बात है, बस ऐसे करके टाइम कुछ खुद लिखने की कोशिश की है, कुछ अलग, कुछ जेंजी, और मतलब कुछ सुनोगे आप तभी अब आप समझ रहे हो जनरेशन की ऐसे गाने किस समझ तरीके रहा से हूँ। बनाने हैं। ये भी समझ रहा हूँ और साथ साथ ये भी समझ रहा हूँ कि प्रेजेंट करने का तरीका अगर आपका अच्छा हो चीज़ों को, तो आपकी कोई भी चीज़ बड़ी हो सकती है। हाँ ये समझा है, बहुत कुछ समझा है। देखो सीख, मैं तो कर अभी मेरी तो कोई उम्र ही नहीं है भाई, हाँ जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आपकी सीख होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती लाइफ में ना। जितना ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप चीज़ें करते जाओगे, आप सीखते जाओगे, और हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे। अपनी गलतियों से सीखता है इंसान, हर चीज़ से सीखता है कि ना करी जाए वो दोबारा। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में इंसान गलतियां ना करे तो वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएगा वो। हाँ तो गलतियां होनी तो बहुत ज़रूरी है। गलतियां ही आपको एक परफेक्ट रास्ते पे लेके आएंगी कि यार इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से मैं करना है। समझ। आप जैसे आप गलती के बारे में बात कर रहे हो, तो हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करते हैं। जी, आपने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलती की है जो आप अब रिग्रेट करते हो, यार वो मैंने गलत किया था। वही कि किसी एक इंसान के पीछे अपना जो इतना समय बर्बाद कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। और अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, जो कि मैं पहले भी हर जगह बोलता हूँ कि अपने आप से जो मैं देखता हूँ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मैं इस टॉपिक पे उठाना चाहता हूँ बात। हाँ जी, अपने आप की लाइफ बर्बाद करते हैं, नहीं यार, जीवन बहुत अनमोल है, एक ही बार मिलता है। और हमारे बड़े बड़े तो ये कहते हैं कि 84 लाख यूनि भोगने के बाद, जूनी भोगने के बाद ये जीवन मिलता है, तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। बस यही सीखा अपनी गलती से। प्रायोरिटी चेंज किसी का बुरा मत चाहो, हाँ ना। वही हुई है ना भाई कि पहले किसी और से प्यार था, अब अपने आप से प्यार है। अब मतलब अब खुद पे ध्यान देना, अपने सपनों पे बिल्कुल ध्यान बिल्कुल, देना। अपने सपनों पर ध्यान देना। तो जैसे आप अभी आपका कमबैक हुआ, हम्म, तो अब आप एक हिट ट्रैक, एक बड़ा भाई ट्रैक हाँ, जो मतलब फटे, आपके स्ट्रीम जो पड़ जाए जिनसे, ऐसा कौन सा ट्रैक पे आप काम कर रहे हो, या जो आपको पता है कि बहुत फटेगा। भाई मैं बोल कर नहीं बोल सकता। मेरा तो हर कोशिश ये रहती है हर ट्रैक में कि वो फटे। मेहनत भी करते हैं उसके लिए जितनी पॉसिबल होती है, जितना भगवान ने हमें हमें गूदा दे रखा है, पूरी कोशिश करते हैं कि यार हर गाना फटे। पर वही, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब बोलूँ तो अब अगले वाला। टाइम टाइम हाँ, बस वही हमारी भी यही गुड विशेस आप थैंक यू भाई, थैंक यू। फटे। बाकी जैसे अब चेंज होते हैं सबकी बीट्स। अब आप जैसे हर बार डार्क थीम में कर रहे हो, आपने डिवोशनल भी किए हुए हैं, करा हुआ है। आपने डार्क थीम भी कर लिया, तो आप एफ्रो टाइप या कुछ कमर्शियल ऐसा ट्राई करोगे हाँ दोबारा हाँ, अभी? करेंगे करेंगे। क्योंकि आई गेस अभी चल भी एफ्रो या ड्रिल यही चल रहा है। ये जो टाइम है ये भी ड्रिल पे ही है, ड्रिल पे ही है, एफ्रो ड्रिल पे ही तो कोशिश। इसमें क्या आपने थोड़ा फास्ट रैप टाइप किया हाँ, है? थोड़ा सा फास्ट। अब जैसे नया साल आने वाला है, तो अब आपका 2025 को लेके क्या माइंडसेट है, क्या गोल है? 2025 को लेके ये गोल है कि भाई जो 2024 में थोड़ी बहुत कमी रह गई उसको फिल करेंगे, पॉडकास्ट कम करेंगे, गानों पे ध्यान देंगे। क्योंकि इस साल मेरा ज़्यादातर मतलब वही होता है ना कि इतने साल बाद वापस आते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार मार्केट चेंज हो गई, साथ के बंदे कहाँ पहुँच गए। वो एक आर्टिस्ट अपने आप से बातें करता रहता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो अब 2025 में वही चीज़ें कि जो चीज़ें 2024 में ठीक कर ली, अब जो कमियां रह गई हैं वो 2025 में फिक्स करनी है। मतलब एक्चुअल अब जो आना है सीन में, अब मतलब प्रॉपरली हाँ, म्यूजिक पे अब फोकस रहेगा। मतलब आपने अभी जैसे 1.5 साल में 10 गाने निकाले, तो अब ये आपकी कोशिश है। 20 या 25 रहे हैं, हाँ या फिर अगर कम होए तो फिर वो लार्जर देन लाइफ कुछ दिखाने की कोशिश रहे। मतलब उसकी प्रोडक्शन प्रोडक्शन अलग हो, उसमें कोलैबोरेशन हो अच्छी अच्छी, हाँ जी। ऐसा कुछ करने की कोशिश। और आप अपनी ईपी या किसी एल्बम पे सोच रहे हो करने का? ईपी करने की सोच रहा हूँ भाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना वही कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हाँ जी। ईपी करने से मुझे अपना पर्सनल फील है ये कि आपका दब जाते हैं गाने, मतलब क्योंकि आप कोई एक गाना सिंगल ट्रैक निकालते हो तो उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो आप, और लोगों पे इतना टाइम भी होता है सुने। अच्छा, एक अब वो बात अलग है कि देखो भाई आप ऑलरेडी एक मैसिव आर्टिस्ट हो, यू हैव मतलब बहुत सारे वो हैं, तो फिर तो आप एक ईपी निकालो। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जब तक वो चीज़ नहीं होती आप सिंगल ट्रैक्स करो, वो ज़्यादा मतलब एक प्रेफर वाली बात है। देखो यार कि कौन से इंसान को कैसा कंफर्टेबल है काम करने में। बट अभी मेरी सोच ये है ईपी को लेके कि मैं सिंगल ट्रैक्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मतलब सोलो गाने हैं वो ज़्यादा बेहतर। आप म्यूजिक वीडियो एज ए थीम दिखाना चाहते हो, मतलब म्यूजिक वीडियो पे ज़्यादा फोकस है आपका? हाँ, मेरा रहता है, उससे एक और रीच मिलती है भाई, ऑडियो को मतलब बड़ी हो जाती है ऑलरेडी।
यही है मतलब कुछ म्यूजिक जैसे भाई देखो दिखाने का चलने पे तरीका- अगर आपके कंटेंट में दम है, अभी जैसे वो इनको इनका ये लश्करी वगैरह का गाना फटा, विक्ट्री एंथम, तो वो क्या है, मतलब वही वाली बात है, अगर कंटेंट में दम होगा, क्योंकि मेरे ख्याल उसकी तो वीडियो भी नहीं थी। वीडियो है पर बहुत वैसी है, लो बजट है हाँ लो बजट पर गाना बढ़िया है ना, स्लो चला उसने भी नहीं सोचा होगा यार कितना फट जाएगा है ना। वो इतना तो मेरे को फट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हसल भी उसी गाने की वो बहुत बड़ा रीजन है गाना, हसल का उसको विनिंग करवाने का, क्योंकि वो- एट द एंड जिताती पब्लिक है, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था तभी रफ्तार ने कह दिया था और उसका तब से ही गाना उठ गया था वो। तभी गा दिया था उसने वो गाना। तो आपको कैसा लगा जब आपने अपनी ऐसी एक पहली बड़ी म्यूजिक वीडियो शूट की, जैसे आपका मैंने अभी देखा था लेवल अप, उसकी उसमें सारी स्पोर्ट्स कार है, पोर्स है, काले शीशे हैं। हाँ काले शीशे थी लेवल अप, काले शीशे मतलब आपने मैटर नहीं, आपने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। मैंने इंस्टा पे देखी हाँ थी तो आपकी। इंस्टा पे तो मतलब थोड़ा रील्स वगैरह शॉर्ट करके डालते हैं ना, तो हाँ मतलब जो भी है, तो काले बहुत शीशे, सॉरी मैं गलत हूँ, काले शीशे थे, हाँ, याद आ गई। मतलब अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है कि वही सेम वही वाली बात है, जो करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं, ब्लेस्ड फील करता हूँ हम्म, और खुशी होती है, मज़ा आता है ना। और बस जो लोगों को प्रूव करना चाहते थे कई लोगों को, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है जहाँ मैं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ फील कराता हूँ उनको, फील करता हूँ, बस यही है और क्या। और ऐसा ही लगातार होता रहे जब तक है जहाँ, ये कोशिश रहती है। और आप कॉन्सर्ट वगैरह पे थोड़ा आपने वैसे देखा है कि लाइव शोज या वैसे? हाँ मैं करता रहता हूँ भाई, अभी क्लब्स वगैरह में परफॉर्मेंस वगैरह होती है, करता रहता हूँ। पीछे गुजर महोत्सव में परफॉर्म किया है मैंने, अभी उसकी रिसेंटली मैंने व्लॉग भी डाला था वहाँ का और रील भी डाली है, देखना आप। करते रहते हैं, बहुत प्यार मिलता है पब्लिक का, अच्छा लगता है लाइव गाने में, लोगों से इंटरेक्शन करने में, बातें करने में, वो एक अलग माहौल होता है। मतलब स्टेज पे जब, मुझे लगता है ये हर म्यूजिशियन फील कर पाएगा, स्टेज पे जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो ना इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल या चाहे 100 लोग हों, तो वो फील एक अलग होता है स्टेज पे भाई। मतलब वो वाली बात है ना यार कि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने बचपन से सपना देख रखा है ये करने का, और वो जब पूरा हो रहा होता है यार, चाहे किसी भी लेवल पे हो रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एक आपको एक बात बताऊं, मैं जैसे मैं खुद भी मतलब म्यूजिक में थोड़ा बहुत अच्छा लिसनर हूँ या फिर बनाने में भी, तो मैं ना ऐसे सोचता हूँ, मुझे आपको एज अ आर्टिस्ट पता है किस पे सुनना है, जो एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, लव वाली वो नहीं होती ट्यून, में जैसे एपी कर रहा है, एपी हाँ दिल मैंने भी रिसेंटली एक गाना करा भी था, बट वही है, उसको हमने मंसूरी जाके शूट किया था, अनवांटेड ड्रीम्स, माय बैड, मेरा ही गाना देखो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो चला ही नहीं, वो बहुत रुक गया, क्योंकि पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन वो ऑडियो बहुत प्यारा है। शायद वो मुझे लगता है उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो क्योंकि आजकल मार्केटिंग की वजह से भी कई चीज़ रुक जाती हैं यार, क्योंकि ना एक अगर टैलेंट के साथ साथ मार्केटिंग भी चाहिए, तब जाके, यही रीज़न है ज़्यादातर जो लोग पूछते हैं पॉडकास्ट इतने ज़्यादा क्यों करते हो, इसीलिए करते हैं मार्केटिंग के चक्कर में। हाँ जी, तो वो गाना था, वो कुछ वैसा ही गाना है जैसा आप बताना, तो सुनना, मैं सुनूंगा सर, अनवांटेड ड्रीम्स करके है और मैं सुनूंगा उसे ज़रूर। जी। एंड सेकंड, मेरे को ना आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रागा जैसी लगती है। रागा जैसी? हाँ, नहीं भाई, मेरी आवाज़ मेरी जैसी है। आपकी जैसी है, हाँ। पर कई हद तक जब अगर सुनेगा ना कोई बंदा आंख बंद करके, ऐसा लगेगा रागा, थोड़ा बेस ज़्यादा है भाई, इसी बात या पे। तो आप सेम जॉनर में गाते हो? हाँ ऐसा तरीका है, नहीं सेम जॉनर नहीं, उनका बहुत डार्क शुरू से रहा है। आप तो सब कर रहे हो ट्राई। हाँ मैं तो सब पार्टी भी करता रहता हूँ, और मैंने वैसे भी फील वाले गाने भी, R&B करने की भी कोशिश की है। आरएनबी तो अब करोगे अभी थोड़े कर टाइम? देंगे भाई जब मन करेगा तब। आरएनबी मतलब मूड पे डिपेंड करता है आपके हाँ गाने का? इंडिपेंडेंट है यार हम। और पहले तो चलो बीच में कई लोगों के साथ मैंने कोलैब वगैरह करते थे, लेवल तो साइन किया अभी तक आपने किसी? लेवल नहीं, लेवल के साथ काम करा हुआ है, सोनोटेक वगैरह, हरियाणा की 2-3 कंपनी अच्छी अच्छी। क्या रिलेशन है आपका लेवल्स के साथ? अच्छा रिलेशन है एक्चुअली मेरा, शुरू से हमारा वो एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तरीके से काम होता है, तो इतना ज़्यादा घुसते नहीं हम, क्योंकि हमें पता है वो जहाँ तक काम होना है वहीं तक रहना है, बट लेवल करा हुआ है। मतलब मेरा वो नहीं, मतलब लेवल कैसे बढ़िया से काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेवल एज अ आर्टिस्ट को मतलब मजदूर की तरह काम कराते हैं, वो ये नहीं 100%। समझते। तो मजदूरी की तरह है या अच्छा? मुझे ऐसा लगता है भाई, जब कोई चीज़ चल जाती है तो उसकी पूछ होती है, जब कोई चीज़ नहीं चलती, मान लो सपोज करो आप नए आर्टिस्ट हो, हाँ जी, तो लेबल, अगर आप, डार्क साइड बता रहा हूँ आपको मैं, शायद किसी ने नहीं बोला होगा, लेबल उसको रिलीज़ कर दे, यही बहुत बड़ी बात है, अच्छा लेबल, ओके, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी चल रहे हो, तो वही लेवल आपको लाखों रुपए आपके आगे हाथ पैर भी जोड़ेगा कि आप प्लीज़ दे दो, तो ये गेम है। मैं समझ गया। अभी मैं सेम इसी बात पे एक ना, मैं कृष्णा की रील देख रहा था,
तो उसमें उसने बताया एक पॉडकास्ट की जिसमें वो बता रहा था कि मैंने एक इन बिगनिंग अपनी एक सीडी गाने की एक लेबल को दी, उस लेबल ने गाना सुना भी नहीं और वो मेरे को रिजेक्ट कर दिया, वो आया ही नहीं कभी गाना। और उसने कहा जब मैंने वो सोलो डाला तो वो गाना हिट था। तो वही है ना भाई, अब जो लोग वहाँ बैठे हैं मैनेजमेंट में, अब उनकी जहाँ तक उनकी जो पसंद है, अब लोग उस हिसाब से देख लेते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ भाई कि 100 बंदे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 को पसंद आए, 80 को आए, 60 को आए, लेकिन ऑडियंस हर काम की है। तो मतलब एज ए इंडिपेंडेंट अपने आप को एस्टैब्लिश अब तो यार सबके अंदर अकल है, सबको पता है कि कैसे करना है, तो अब तो मेरे को लगता नहीं, लेवल पे तो तब काम करना चाहिए जब आप डील लेने लायक बन जाओ। जी। उससे पहले तो अगर एक एडवाइस है, इंडिपेंडेंट ग्रो करो तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। ओके। और आप यंगस्टर्स को जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे अब? उनको मैं मैसेज यही दूंगा भाई, रियल रहो, क्योंकि रियल चीज़ ज़्यादा लंबी चलती है। और आजकल लोग बहुत एक दूसरे कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। रियल रहो, अपना रियल दो, वो ज़्यादा लंबी चलेगी। ऑनेस्ट रहो अपने काम के लिए, फोकस्ड रहो, और जो गलती हमने करी वो आप मत करो कि भाई ब्रेक मत लो बिल्कुल भी, कंटिन्यूसली करते रहो, तो उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके काम पे। बस यही है। और अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने आप से मतलब रखो, खुश रहो। ओके। और 2025 आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, सेलिब्रेट करो। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्री टॉक को। हाँ बस कर देना याद से। और हमारा भी गाना नया आ रहा है, टाइम से तो उसको भी जरूर सुन लेना। अब शायद अब जब आप देख रहे हो आया हो नया हो तो आने जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो वही मतलब नए साल के पहले उसमें आप शुभारंभ कर शुभारंभ कर रहा हूँ, हाँ। तो भगवान मतलब अच्छा था आपका गाना, नए टाइम के साथ टाइम ला रहा है। तो टाइम को और बढ़ाएगा आप। क्या पता, ऊपर वाला चाहे तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे, जी अब मेरी भी इच्छा है आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूं। जी बिल्कुल। पहले तो बताओ, आपका लव को लेके क्या ख्याल है? लव को ले गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं नहीं, आपको देख के तो नहीं लग रहा। देखो गर्लफ्रेंड के नाम से ब्लश हो गया। नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। नहीं है, पूरे फोकस्ड हो अपने करियर को लेके। बन जाती, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है ना। अच्छा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, चलो इसी से रिलेटेड, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किस पे बिलीव करते हो? जहाँ खुश हूँ। अच्छा, जहाँ खुश रहो। हाँ बट गुजर और खुशी कहाँ मिलती है? गुजर तो ज्यादातर अरेंज ही प्रेफर और खुशी कहाँ मिलेगी? माँ बाप की खुशी में। चलो बढ़िया है, तो फिर और क्या चाहिए, यही होना चाहिए। फिर तो अरेंज ही हुई। बहुत अच्छी बात है। कह रहा फिर तो अरेंज ही होगी। चलो बढ़िया है भाई। सोचो आपको तो बताओ, गुजर है हमारी तो मतलब अरेंज ही कर देते हैं ज्यादातर। चलो वो भी अच्छी बात है, देखो निभाने वाले होने चाहिए, मैरिज कोई भी बुरी नहीं होती, हाँ जी। मेरा मानना ये है। ओके, तो थैंक यू भाई, आज आप आए हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो जाके आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। भाई का गाना आने वाला है टाइम से, अगर अभी तक आ गया है तो उसे जाके देख लेना, नहीं आए तो कब आ रहा है भाई? भाई जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा 2025, मतलब अभी न्यू ईयर के आसपास ही। तो हमारा मतलब 1 जन से 7 जन के बीच में आ रहा है गाना। आ रहा है। जाके प्यार दिखाना है गाने को, इस पॉडकास्ट को भी प्यार दिखाना है। और मैं मिलता हूँ आप सबसे जल्दी नए पॉडकास्ट के साथ एक नए सीजन में। तब तक के लिए देखते रहो फ्री टॉक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।